Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Audio video clear? Is audio video clear for all? Audio video clear. So audio video is clear. So we were discussing quality of wastewater. कल की क्लास में हम बात कर रहे थे बीओडी के. So in yesterday's class we were discussing about BOD. कल हमने ये देख लिया था कि BOD को एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं. फिर हमने ये भी देख लिया था कि BOD को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं. हाउ टू कैलकुलेट BOD एक्सपेरिमेंटली, हाउ टू फाइंड BOD मैथमेटिकली. ये दो पॉइंट कवर कर लिए थे हमने. These 2 points we have covered in detail. वीडियो पॉज हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. रिफ्रेश योर सिस्टम. लोकेश, यहाँ से फीड सही जा रही है. आपका वीडियो पॉज हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. रिफ्रेश योर सिस्टम. सो हाउ टू फाइंड बीओडी मैथमेटिकली वो हमने डिस्कस कर लिया था. दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड. अब उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. विल कैरी फॉरवर्ड दैट. और फिर लास्ट में टाइम बचा तो न्यूमेरिकल भी करेंगे उसके ऊपर. लास्ट इफ टाइम परमिट्स विल गो फॉर द न्यूमेरिकल आल्सो. तो फिर न्यूमेरिकल के एनालिसिस करेंगे उसमें. सो विल कंटिन्यू विद द बीओडी. कंटिन्यू करते हैं बीओडी के साथ. तो कल हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था बीओडी कंज्यूम्ड और रिमेनिंग बीओडी किसके बराबर निकल के आती है. चैट को मैं डिसेबल कर रहा हूँ. जब टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद दोबारा अनेबल कर दूंगा. आई विल अनेबल द चैट अगेन वंस द टॉपिक इज कंप्लीटेड. तो कल हमने डिस्कस किया था बीओडी कंज्यूम्ड. तो बीओडी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग टाइम टी was equal to L naught into 1 minus e raised to power minus kt, or it was equal to L naught into 1 minus 10 raised to the power minus kd into t. इसको हमने डिराइव कर लिया था. दिस वी हैव डिराइव्ड. हमने बीओडी रिमेनिंग भी निकाल ली थी. वी हैव फाउंड बीओडी रिमेनिंग आल्सो. सो बीओडी which is equal to L naught e raised to the power minus kt. So L naught e raised to power minus kt, L naught e raised to power minus kt और L naught 10 raised to the power minus kd into t. यहां तक की कहानी हमने कल कर ली थी. अब क्लियर दी स्टोरी आई हैव डिस्कस्ड. अब इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे. विल कैरी फॉरवर्ड दिस. कैसे? नाउ कीपिंग असाइड बीओडी को यहीं रख के हम बात कर रहे हैं अब इन पैरामीटर्स की के और केडी की. विल टॉक अबाउट दिस पैरामीटर्स के एंड केडी. तो हमारी एनालिसिस में ये के और केडी इन्वॉल्व हो गए. अब के और केडी का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. वील टॉक अबाउट दीस पैरामीटर्स नाउ इन डिटेल. तो मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं. पहला पॉइंट बोल रहा है हियर के एंड केडी, हियर के एंड केडी आर टर्म्ड एज. सो हियर के एंड केडी आर टर्म्ड एज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट. Here K and Kd are termed as deoxygenation constant at base E and base 10 respectively. तो K base E पे है और Kd base 10 पे है respectively. So at base E and base 10 respectively, that signifies the rate of BOD reaction. That signifies the rate of बीओडी रिएक्शन. ये सिग्निफाई करता है बीओडी रिएक्शन की रेट कितनी है विदाउट अफेक्टिंग अल्टीमेट बीओडी. विदाउट अफेक्टिंग अल्टीमेट बीओडी. विदाउट अफेक्टिंग अल्टीमेट बीओडी. सो विदाउट अफेक्टिंग अल्टीमेट बीओडी. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है देयर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन. नेक्स्ट पॉइंट सेज देयर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन. Their value depends upon type of organic matter. Type of organic matter present in sewage. Present in sewage. For simple organic matter like sugar. For simple organic matter like sugar, it is more. So for simple organic matter like sugar, it is more. So it is more. And for complex organic matter
like phenol, and for complex organic matter like phenol, it is less. तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है वो बता दी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है फॉर म्यूनिसिपल सीवेज, तो फॉर म्यूनिसिपल सीवेज KD at 20 degree Celsius is in range of 0.05 to 0.2 per day. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है with increase in temperature, rate of decomposition increases. So does the value of these constants. Which at any temperature other than 20 can be found as follows. अब कैसे निकालते हैं इसको? So KD at any temperature T degree Celsius is equal to KD at 20 degree Celsius into temperature coefficient KT. So into temperature coefficient KT raised to the power T minus 20, where T is temperature coefficient. अब temperature coefficient की वैल्यू डिपेंड कर जाती है टेम्परेचर के ऊपर. This value of temperature coefficient depends upon temperature only. तो इसको मैं आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ. तो टेम्परेचर in degree Celsius and the value of KT. So if the temperature is in the range of 10 to 20 degrees Celsius, it is 1.056. If it is in the range of 20 to 30 degrees Celsius, it is 1.047. So 1.047. तो इसकी वैल्यू 1.047 के आसपास निकल के आती है. So 1.047. So value of temperature coefficient depends upon the temperature also. ये डिपेंड कर जाता है टेम्परेचर के ऊपर. अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं पूरा. तो मैंने लिख दिया सब कुछ, आई मेंशन्ड एवरीथिंग. अब समझने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी है क्या. तो कल हमने बीओडी को मैथमेटिकली सॉल्व किया था. यस्टरडे वी हैव सॉल्व बीओडी मैथमेटिकली. इस मैथमेटिकल इक्वेशन में दो कांस्टेंट आ गए थे, के और केडी. अब के और केडी का मतलब क्या होता है? हियर के एंड केडी इज टर्म्ड एज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट. डीऑक्सीजनेशन का मतलब कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन. तो ये कांस्टेंट्स हमें क्या बताते हैं? ये कांस्टेंट्स हमें ये बताते हैं कितनी तेजी से ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है. ये सिग्निफाइज द रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन. नाउ द पॉइंट इज ऑक्सीजन क्यों कंज्यूम हो रही है? ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए. और हमें प्रिंसिपल पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग. इसका मतलब गिवन टाइम में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा उतनी ही ऑक्सीजन कंज्यूम होगी. इसका मतलब आप ये बोल सकते हो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसका मतलब के और केडी हमें क्या बताते हैं? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बताते हैं. Hence you can say K and KD signifies the rate of BOD reaction. ये हमें BOD रिएक्शन की रेट बताते हैं. ये इक्वल टू रेट नहीं है, ये हमें बस रेट की जानकारी देते हैं. रेट किसके बराबर होती है वो हमने कल डिस्कस कर रखा है. That we have discussed in the yesterday's class. तो DLT by LT is equal to minus K into LT. वो रेट होती है. तो ये कॉन्स्टेंट्स हमें रेट को सिग्निफाई करवाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ज्यादा हुई तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा. अगर इन कांस्टेंट्स की वैल्यू कम हुई तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम निकल के आएगा. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल कम आउट टू बी लेस. हाउएवर इन दोनों का फर्क अल्टीमेट बीओडी के ऊपर नहीं पड़ेगा. और ऑब्वियसली बात है पढ़ना भी नहीं चाहिए. मींस टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो अल्टीमेट बीओडी का मतलब है टोटल ऑर्गेनिक मैटर. तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर तो उतना का उतना ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. तो अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन चेंज होती है तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसका मतलब इन कांस्टेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेट बीओडी के ऊपर. तो के बेस ई पे है, केडी बेस 10 पे है. अगर आपको सवाल में जानकारी नहीं दी हुई है कि वेदर अ कांस्टेंट इज एट बेस ई और बेस 10, आप उस कांस्टेंट को बेस ई पे लेके चलोगे. यू विल कंसीडर दैट कांस्टेंट एट बेस ई ओनली. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? द वैल्यू ऑफ दीज कांस्टेंट्स डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द सिस्टम. अगर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी.
तो अगर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी, तो इसका मतलब के और के डी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. सो फॉर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर लाइक शुगर इट इज मोर, इसकी वैल्यू ज्यादा है. एंड फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी लेस. अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम है तो के और के डी की वैल्यू भी कम मिलेगी, तो के और के डी की वैल्यू भी कम निकल के आ जाएगी. फिर एक प्रैक्टिकल वैल्यू दे दिया आपको कि म्यूनिसिपल सीवेज के लिए, सो फॉर म्यूनिसिपल सीवेज द वैल्यू ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट बेस 10 यानी केडी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इन द रेंज ऑफ 0.05 to 0.2 पर डे. कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यू नहीं है, वेरी कर सकती है ये. इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सीवेज. वो डिपेंड कर जाता है सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है. पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेंज उठा लेते हैं. ये मैक्सिमम रेंज दी हुई है आपको, इट इज मैक्सिमम रेंज विच आर गिवन. तो बाकी सारी वैल्यूज इसमें कवर हो जाएंगी. तो के और के डी की वैल्यू को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रेफर कर सकते हो. तो मैंने के डी की वैल्यू बता दी, कल रिलेशन बताया था के और के डी में, वहां से आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीजेस. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाती है. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बॉन्ड वीकन्स. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीजेस, बॉन्ड वीकन्स. तो अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाती है, इसका मतलब के और के डी की वैल्यू भी बढ़ जानी चाहिए. तो अगर के और के डी की वैल्यू बढ़ जाएगी, if the value of k and kd will increase, how to find this increased value? By the following empirical relationship. हम इस empirical relationship से k और kd की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी दूसरे टेम्परेचर पे other than 20. So kd at any temperature t is equal to kd at 20 into temperature coefficient which depends upon temperature only raised to the power t minus 20. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है वो आपको दे रखी है. दैट वैल्यू इज गिवन टू यू. 30 से ऊपर भी ये रहती है, 30 से ऊपर भी ये रहते, तो इट्स बेटर टू राइट मोर देन 20. क्योंकि मेरे को एक चीज बतानी थी आपको, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा. क्या डिस्कस करूंगा? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, मैंने चैट को अनेबल कर दिया है आपसे आंसर जानने के लिए. अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं 10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 टू 20, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 टू 20, तो केडी की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं 10 से लेके 20 के बीच में, केडी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? केडी विल इंक्रीज और डिक्रीज? कम हो जाएगी. ये देखो कम वाले भी हैं इसमें. अरे टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन तो बढ़ता ही है, कम कहां से होने लग गई? तो बेसिक कंसेप्ट बताया अभी कि टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ेगी, कम कहां से करवा रहे हो? तो अगर मैं टेम्परेचर को 10 से लेके 20 पे लेके जाऊं, केडी बढ़ेगा या कम होगा? केडी विल इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल इंक्रीज, क्योंकि केडी हमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बताता है. अगर मैं टेम्परेचर को 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊं, तो टेम्परेचर बढ़ा तो केडी की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? अगर मैं टेम्परेचर को 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस ले गया, केडी की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? द वैल्यू ऑफ केडी विल इंक्रीज. पर किस टेम्परेचर रेंज में इंक्रीज ज्यादा निकल के आएगा? इन विच टेम्परेचर रेंज द इंक्रीज विल कम आउट टू बी मोर? फ्रॉम 10 टू 20 और 20 टू 30? So in which temperature range increase comes out to be more? तो 10 से 20 में इंक्रीज ज्यादा निकल के आता है इन कंपैरिजन टू 20 टू 30. कैसे पता किया? इस फैक्टर से पता किया हुआ है. बाकी कंसेप्चुअली भी बता सकते हो. तो कहने का मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो भी कम होती जाती है. तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस. तो ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में जो इंक्रीज है वो डिक्रीज हो रहा होता है. तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीज नहीं हो रही है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में जो इंक्रीज है वो कम हो रहा होता है. और इस बात को हम समझ सकते हैं इन कॉन्स्टेंट्स की मदद से. इस बात को समझने के लिए आपको ये दो कॉन्स्टेंट्स बताए हुए हैं. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? अब एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अभी आगे करेंगे साइकोसुजैन. आप सब लोग आगे पीछे क्यों भागते हो? जो चीज डिस्कस हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो ना. सारी चीजें मैं डिस्कस कर लूंगा ना एक एक करके. जिस पॉइंट को जहां समझाना होगा वहां पे आके समझा दूंगा मैं. अभी जिस पॉइंट की डिस्कशन हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. लास्ट पॉइंट रिपीट. लास्ट लाइन ये बोली थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में जो इंक्रीज है वो डिक्रीज करता जाता है. बट ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर ज्यादा पे तो इंक्रीज कम क्यों? टेम्परेचर ज्यादा पे इंक्रीज कम क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स मरने भी लग जाते हैं. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के मरने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है.
तो ऐसा थोड़ी कि आप टेम्परेचर ले जाओगे 2000 डिग्री पे। सर आपने तो बोला था टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाती है, मैं टेम्परेचर को लेकर 2000 डिग्री पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंस्टेंटली काम करेगा। काम करने के लिए जिंदा भी तो रहना चाहिए। तो सारी बात वैलिड होती है प्रैक्टिकल रेंज के अंदर। मोर देन 20 होने से हम 1.047 अप्लाई करेंगे सर। हाँ बिल्कुल, वैल्यू दे रखी है। मोर देन 20 होने से हम 1.047 अप्लाई करेंगे। Does deoxygenation depends upon time? Deoxygenation does not depends upon time. Deoxygenation depends upon organic matter. वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसको तो कुछ भी अभी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनी मैन? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से? चलिए, रेफर द एंटायर स्टोरी, पूरी कहानी को रेफर कीजिए। ये देखो 20 पे कौन सा करेंगे? ये वो लोग होते हैं जिनको कुछ समझना नहीं होता है। बस ये सर 20 तो लिखा ही नहीं इन्होंने, 10 से लेके 20 पे ये लिख दिया, तो 10 से लेके 20 पे तो ये लिख दिया, 20 के ऊपर ये लिख दिया, तो 20 पे तो लिखा ही नहीं इन्होंने। तो पूछ लो इनसे 20 पे क्या होगा, तो पूछ लो एक बार लगाना 20 पे, एक बार जरा 20 लिख के देखना टेम्परेचर को, एक बार टेम्परेचर को 20 लिख के देखना। अच्छा वो देखो आ भी रहे हैं 1.056 बोल भी रहे हैं 1 पॉइंट। अच्छा एक बार 1.056 लो और एक बार 1.047 लो, दोनों से आंसर निकाल के देखो। एक बार 1.056 लो और एक बार 1.047 लो और दोनों से आंसर निकाल के देखो। एक बार 100 लो, एक बार 200 लो, एक बार 500 लो, आंसर निकाल के देखो। जरा देखना आंसर क्या आ रहा है। कहने का मतलब है दिमाग नहीं चलाना होता, बस फोकस कहां होता है कि यहां 20 लिख दिया, यहां 20 से ऊपर लिख दिया, तो 20 वाला तो लिखो ही इन्होंने, तो 20 वाला पूछ लेते हैं क्या होगा। Avoid photosynthesis, avoid sunlight because of photosynthesis. Can we avoid aeration? Can we avoid aeration and put sample in open sunlight as we can get oxygen from photosynthesis? अगर आप ओपन कर दोगे पानी में ऑक्सीजन आगे घुलेगी नहीं, वाटर विल नॉट गेट मिक्स इनटू द ऑक्सीजन विल नॉट गेट मिक्स इनटू द वाटर, हमें मिक्सिंग करनी होती है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? सो के और के डी की वैल्यू क्या होती है वो आपको बता दी, इसका सिग्निफिकेंस बता दिया, इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वेरिएशन बता दी, ये किस पे डिपेंड करता है वो बता दिया। सो दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस, यहां तक की कहानी हमने कर ली। अब उन बातों को डिस्कस करते हैं जिनको हमने कल डायरेक्टली लिख दिया था। नाउ विल टॉक अबाउट दोस पॉइंट्स व्हिच वी हैव मेंशनड यस्टरडे डायरेक्टली। अब किन किन बातों को डायरेक्टली लिख दिया था हमने? हमने बोल दिया था कि बीओडी 5 इज अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ अल्टीमेट बीओडी, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली दे दी थी, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली दे दी थी मैंने आपको। अब ये आती कहां से है, अब उसकी रेफरेंस निकालते हैं। हाउ डू वी एनालाइज दिस? तो इसको समझने के लिए वैल्यूज लेते हैं। तो ये बताइए कि अल्टीमेट बीओडी कितने टाइम में कंज्यूम होती है? अल्टीमेट बीओडी विल बी कंज्यूम्ड इन हाउ मच टाइम? इनफाइनाइट टाइम। सो वील से फॉर बीओडी अल्टीमेट टाइम विल बी इंफिनिटी। वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस सबकी क्लियर नहीं है कि कुछ लोगों की क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर है? अच्छा, तो मतलब जिनको क्लियर नहीं आ रही है उनके सिस्टम में इशू है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। जिनको क्लियर नहीं आ रही है उनके सिस्टम में इशू है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, हो जाएगा। पीछे वाली जो रिलेशन है वो वैलिड है। अब देखो फिर से ये सवाल पूछा किसी ने, सर ये पीछे वाली रिलेशन बेस ई के लिए वैलिड है या बेस 10 के लिए वैलिड है? ये पीछे वाली रिलेशन किसके लिए वैलिड है, बेस ई के लिए, बेस 10 के लिए? ये पीछे वाली रिलेशन बेस ई के लिए वैलिड है, बेस 10 के लिए वैलिड है? पीछे वाली रिलेशन हर बेस के लिए वैलिड है। दिस रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर एवरी बेस, बेस ई बेस 10 क्या, जिस मर्जी बेस पे लगा दो आप, जो मन करता है, वैलिड फॉर ऑल दी बेसिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी कोई डाउट आता है दिमाग में, एक बार खुद सोचा करो उसके बारे में, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर ऑन योर ओन, पर माइंड अपनाना स्टार्ट तो करो। स्टार्ट अप्लाइंग योर माइंड, यू विल गेट द आंसर ऑन योर ओन। तो अगर मैं कोई चीज नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि यार ये तो कोई भी बता देगा कि दोनों बेस पे वैलिड है, इसलिए मैंने नहीं बताई ये चीज, क्योंकि ये बताने का सेंस ही नहीं बनता। देयर इज नो सेंस ऑफ डिस्कसिंग दिस पॉइंट
कि ये तो दोनों बेस पे वैलिड होगी। चलिए, सो अल्टीमेट बीओडी कंज्यूम होगी एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बीओडी अल्टीमेट कंज्यूम्ड इन इनफाइनाइट टाइम, सो एल नॉट इंटू 1 माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस के डी इंटू इन्फिनिटी। सो के डी इंटू इन्फिनिटी इज हाउ मच? के डी इंटू इन्फिनिटी इज हाउ मच? के डी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी आ जाएगी। 10 रेज टू पावर माइनस 1 मतलब 0.1, 0.1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये लिखा हुआ है 0.1 की पावर इन्फिनिटी। 0.1 की पावर इन्फिनिटी कितना? 0। 1 माइनस 0 हाउ मच? 1 माइनस 0 हाउ मच? 1। तो अल्टीमेट बीओडी कितनी आ गई? एल नॉट आ गई। और ये पॉइंट हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि अल्टीमेट बीओडी विल कम आउट टू बी इक्वल टू एल नॉट। चलिए, उसी तरीके से फॉर बीओडी 5 टाइम कितना होगा? 5 डेज। सो बीओडी 5 विल कम आउट टू बी 5 डेज। तो बीओडी 5 के लिए टाइम की वैल्यू निकल के आएगी 5 डेज हमारी। चलिए, 5 डेज निकल के आ रही है। आई एम अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ के डी, मैं के डी की वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं। लेट अस सपोज एवरेज वैल्यू ले ली 0.1 पर डे। आई अज्यूम द वैल्यू ऑफ के डी टू बी 0.1 पर डे। ये पर डे इसकी यूनिट क्यों है? बाय द यूनिट इज पर डे। क्या लॉजिक लगा हुआ है? लॉजिक ये लगा हुआ है कि 10 की पावर कुछ भी लिखा हुआ हो, 10 की पावर कुछ भी लिखा हुआ हो, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। 10 की पावर कुछ भी लिखा हो, इट शुड बी डायमेंशनलेस। तो कंसेप्ट क्या है? एक्सपोनेंट की पावर में आपने कुछ भी लिख दिया, ये एक डायमेंशनलेस चीज होती है। दिस शुड बी अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो वाई शुड बी डायमेंशनलेस। तो k इंटू टी, के टी इंटू टी शुड बी डायमेंशनलेस। तो अगर k इंटू टी डायमेंशनलेस है तो k की यूनिट क्या हुई? पर यूनिट टाइम। और टाइम किसमें चल रहा है हमारा? डेज में चल रहा है। टाइम इज इन डेज। क्लियर है चीज? चलिए, सो अज्यूम के डी इक्वल्स टू 0.1 पर डे। हमने के डी की वैल्यू 0.1 मान ली। तो बीओडी 5 निकल जाएगा यहां से। सो बीओडी 5 विल बी इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 0.1 इंटू 5। जरा सॉल्व करना है इसे। व्हाट इज दिस फैक्टर कमिंग आउट? ये फैक्टर कितना निकल के आ रहा है? दिस फैक्टर कम्स आउट टू बी 0.68। और एल नॉट क्या होता है? व्हाट इज एल नॉट? एल नॉट इज अल्टीमेट बीओडी। So BOD 5 comes out to be approximately 68% of ultimate BOD. हमारी जो BOD 5 है वो 68% of ultimate BOD निकल के आ रही है। तो it is coming out to be 68% of ultimate BOD. तो कल हमने इस बात को डायरेक्टली लिख दिया था। Yesterday I have written this point directly. आज इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया। हम क्यों बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? Why we are saying BOD 5 is approximately equals to 68% of ultimate BOD? Why not exactly equal? क्योंकि मैंने यहाँ पे केडी की वैल्यू अज्यूम करी है। आई अज्यूम द वैल्यू ऑफ केडी। केडी हमेशा 0.1 नहीं होगा। केडी किस पे? आपको बता दिया, केडी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, केडी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर के ऊपर और एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। क्लियर है चीज? चलिए, अब उसी तरीके से मुझे बीओडी 10 निकाल के बताओ कितनी आ रही है। व्हाट इज बीओडी 10 कमिंग आउट? ऑन द सेम लाइंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीओडी 10। What is BOD 10 coming out? BOD 10 comes out to be 0.9 times of ultimate BOD. तो BOD 10 की वैल्यू निकल के आ रही है 0.9 times of ultimate BOD. What is BOD 20 coming out? What is BOD 20 coming out? BOD 20 कितना आ रहा है? 0.99। आगे BOD 20 कितनी आ रही है? 0.99 के आगे क्या है? 0.99 के आगे क्या है? 0.99 वॉट? अरे आगे भी तो फैक्टर होगा इसके कुछ। 0.996 अल्टीमेट बीओडी। तो अब इस पूरे डाटा को इकट्ठा करते हैं। अब इस पूरे डाटा को इकट्ठा करते हैं। अब इस पूरे डाटा को एनालिसिस कराते हैं। कैसे? व्हाट इज बीओडी 0? व्हाट इज बीओडी 0? बीओडी 0 कितना है? बीओडी 0 एल नॉट है। मतलब अल्टीमेट बीओडी भी एल नॉट है और बीओडी 0 भी एल नॉट है। व्हाट इज बीओडी 0? बीओडी 0 इज 0। बीओडी 0 का मतलब डीकंपोजिशन स्टार्ट नहीं हुई, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो गया। तो बीओडी 0 मींस डीकंपोजिशन इज नॉट स्टार्टेड, हाउ मच ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। तो जब डीकंपोजिशन ही स्टार्ट नहीं हुई तो ऑक्सीजन काय का कंज्यूम हुआ? तो बीओडी 0 0 होता है। व्हाट इज बीओडी 5?
What is BOD 5? 68% of ultimate BOD. What is BOD 10? 90% of ultimate BOD. What is BOD 20? 99.6% of ultimate BOD. What is BOD infinity? 100% of ultimate BOD. इसका मतलब कंक्लूजन क्या मिला? टाइम के बढ़ने के साथ BOD क्या कर रहा है? टाइम के बढ़ने के साथ BOD क्या कर रहा है? With increase in time, what is happening to BOD? With increase in time, what is happening to BOD? तो अगर हम टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, if you are increasing the time, what is happening to BOD? तो टाइम के बढ़ने के साथ BOD इंक्रीज करती है. So if you increase the time, BOD increases. टाइम के बढ़ने के साथ BOD इंक्रीज करता जाता है. So if I increase the time, BOD increases. So BOD increases. तो टाइम के बढ़ने के साथ BOD बढ़ती चली जाती है. हम टाइम बढ़ाएंगे, BOD बढ़ता चला जाएगा. क्लियर है चीज? अब टाइम के बढ़ने के साथ BOD कैसे बढ़ता है? With increase in time, how BOD increases? Decrease in the increase. ये क्या लिख रहा है? टाइम के बढ़ने के साथ BOD कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. और ये इक्वेशन हमने कल निकाली हुई थी. दिस इक्वेशन वी हैव फाउंड. तो BOD कंज्यूम्ड टाइम के बढ़ने के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. तो अगर मैं BOD कंज्यूम्ड की वेरिएशन दिखाऊंगा आपको, इफ आई शो द वेरिएशन ऑफ BOD कंज्यूम्ड, तो अगर हम BOD कंज्यूम्ड की वेरिएशन देखें, इट इंक्रीजेस विद टाइम. इट इंक्रीजेस विद टाइम एक्सपोनेंशियली. तो इफ आई रेफर द वेरिएशन ऑफ BOD कंज्यूम्ड, अगर हम एनालाइज करें BOD कंज्यूम्ड को, ये टाइम के बढ़ने के साथ बढ़ता है. कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. आफ्टर इनफाइनाइट टाइम BOD कितनी हो जाएगी? आफ्टर इनफाइनाइट टाइम विल गेट अल्टीमेट BOD. आफ्टर इनफाइनाइट टाइम यू विल गेट अल्टीमेट BOD. व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब t की वैल्यू इंफिनिटी होगी, यू विल गेट अल्टीमेट BOD. तो ये हमारी अल्टीमेट BOD है. सो दिस इज द कर्व रिप्रेजेंटिंग BOD कंज्यूम्ड. ये कर्व हमें क्या बता रहा है? BOD कंज्यूम्ड बता रहा है. इसकी इक्वेशन हमने निकाली हुई है. इट्स इक्वेशन वी हैव फाउंड. इसकी इक्वेशन निकाली थी. क्या इक्वेशन थी हम? तो BOD एट एनी टाइम t इज इक्वल टू L नॉट into 1 minus e raised to power minus k into t. तो BOD increases with time exponentially. BOD टाइम के साथ बढ़ता है. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें तो कुछ? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो BOD टाइम के साथ और ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ क्या कर रहा है? BOD टाइम के साथ बढ़ रहा है और ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. कैसे? ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. कैसे? एक्सपोनेंशियली. वो हमने कल डिस्कस कर लिया था. दैट वी हैव डिस्कस यस्टरडे. तो BOD इज इंक्रीजिंग विद टाइम एक्सपोनेंशियली एंड ऑर्गेनिक मैटर इज डिक्रीजिंग विद टाइम एक्सपोनेंशियली. तो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की वेरिएशन देखें, ये टाइम के साथ क्या करती है? ये टाइम के साथ डिक्रीज कर रही होती है एक्सपोनेंशियली. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद टाइम. इसकी इक्वेशन भी निकाल ली थी हमने. LT वाज इक्वल टू L नॉट e raised to power minus KT. तो ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस विद टाइम एक्सपोनेंशियली. BOD इंक्रीजेस विद टाइम एक्सपोनेंशियली. BOD टाइम के साथ बढ़ती है एक्सपोनेंशियली. ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ कम होता है एक्सपोनेंशियली. इट रिड्यूसेस विद टाइम एक्सपोनेंशियली. क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? क्लियर सारी बात? चलिए, तो हमने सारी डिस्कशन कर ली. अभी हम BOD और ऑर्गेनिक मैटर की वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे? अभी हम BOD और ऑर्गेनिक मैटर की वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे? Up till now we were referring the variation of BOD and organic matter with respect to what? Time. अब हम यही वेरिएशन देखेंगे with respect to temperature. जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में BOD और ऑर्गेनिक मैटर की वेरिएशन बता रहा था, मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ था. इसका मतलब इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है. इन दिस एंटायर प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट. लेट अस सपोज T1 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर भी पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कितना है? T1 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं. आई एम नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर तो वही रखा हुआ है. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है. अब हम टेम्परेचर को वेरी करके क्या फर्क पड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर में और BOD के अंदर, उसको समझेंगे. कैसे? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, कंसेप्चुअली ऑर्गेनिक मैटर की रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी?
अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं कंसेप्चुअली ऑर्गेनिक मैटर की रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? क्यों? क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाएंगे? क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाएंगे. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंसेप्चुअली रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल इंक्रीज बिकॉज बॉन्ड विल वीकन. इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बता रही है? इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बता रही है? स्लोप बता रही है. तो इस कर्व की स्लोप क्या कर जानी चाहिए? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं इस कर्व की स्लोप क्या कर जानी चाहिए? द स्लोप ऑफ द कर्व शुड इंक्रीज. इस कर्व की स्लोप बढ़ जानी चाहिए. कैसे बढ़ेगी? व्हेन द कर्व विल बी डिस्प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ये कर्व शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कर्व और स्टीप हो जाएगी. अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सेम टाइम में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, कम ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा? If I increase the temperature in same time, more organic matter will be decomposed or less organic matter will be decomposed. तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा. अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा तो कम बचेगा, ज्यादा बचेगा? अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया तो कम बचेगा या ज्यादा बचेगा? तो कम बचेगा. इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ बता रही है? इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर बता रही है? वाई ऑर्डिनेट बता रही है. इस कर्व का वाई ऑर्डिनेट हमें बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर बता रहा है, स्लोप नहीं बता रही है, वाई ऑर्डिनेट बता रही है. इसका मतलब इस कर्व की वाई ऑर्डिनेट कम हो जानी चाहिए. तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा इस कर्व में दो चेंज आएंगे. पहला चेंज, ये कर्व शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे. दूसरा चेंज, इस कर्व का वाई ऑर्डिनेट कम हो जाएगा. तो वाई ऑर्डिनेट ऑफ दिस कर्व विल डिक्रीज. तो दो चेंजेस आएंगे इस कर्व के अंदर. दीज आर द टू चेंजेस दैट विल बी ऑब्जर्व. तो अब हमारा टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस. तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, T2 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन T1 डिग्री सेल्सियस. आप कोई सा भी टाइम कंसीडर कर लो, यू कंसीडर एनी टाइम. सो आई एम कंसीडरिंग एनी टाइम. तो अगर मैं कोई सा भी टाइम कंसीडर करूं, इफ आई कंसीडर एनी टाइम T, मैंने टाइम कंसीडर किया T, तो एट एनी टाइम T जब टेम्परेचर T1 था कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ था? हाउ मच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर वाज डिकम्पोज्ड? जब टेम्परेचर T1 था तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ था L0 माइनस LT T1 डिग्री सेल्सियस. बचा हुआ कितना था? बचा हुआ था LT T1 डिग्री सेल्सियस. जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया सेम टाइम में अब कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया? सेम टाइम में अब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया. इन द सेम टाइम ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज इज L0 माइनस LT T2 डिग्री सेल्सियस. तो सेम टाइम में अब पहले से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गई है. कितनी? L0 माइनस LT T2 डिग्री सेल्सियस. तो पहले से ज्यादा डिकम्पोज हो गई, पहले से ज्यादा डिकम्पोज हो गई यानी पहले से कम बची, तो LT T2 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेट बढ़ गई पर वाई ऑर्डिनेट क्या हो गया? उसका कम हो गया. तो दो चेंजेस निकल के आए हैं. अगर आप इस कर्व की स्लोप निकालोगे इस पॉइंट पे तो थीटा एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, और इस कर्व की स्लोप निकालोगे इस टेम्परेचर पे थीटा एट T2 डिग्री सेल्सियस, थीटा एट T2 विल कम आउट टू बी मोर देन थीटा एट T1. इस कर्व की स्लोप आपको टेम्परेचर T2 पे ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर T1. तो कहने का मतलब है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इस कर्व में दो चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड. पहला, एक तो कर्व शिफ्ट हो गई लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरा कर्व शिफ्ट हो गई डाउनवर्ड. कर्व विल बी शिफ्टेड ऑन डाउनवर्ड साइड. क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस? हाँ, और के और केडी डिपेंड नहीं करता टाइम पे. चीनू पीछे 10 बार बता दिया. के और केडी डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर. सर ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा होगा. हाँ, ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा होगा. ये ऑक्सीजन कंजप्शन ही तो है. L0 माइनस LT2 इज बीओडी कंज्यूम्ड. यही तो हमारी ऑक्सीजन कंजप्शन. तो ये ज्यादा कंज्यूम हुई है. हम शिफ्ट नहीं करते हैं कर्व, अपने आप शिफ्ट होती है. मैंने थोड़ी शिफ्ट करी है कर्व को. जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कर्व शिफ्ट हो जाएगी. टाइम इंक्रीज होने से स्लोप कम हो जाती है. टाइम इंक्रीज स्लोप कम हो जाती है. कौन से टाइम के बाद? इनफाइनाइट टाइम के बाद. आफ्टर इनफाइनाइट टाइम द स्लोप विल डिक्रीज. चलिए अब बात करते हैं बीओडी की. नाउ विल टॉक अबाउट बीओडी. अब बात करते हैं बीओडी की. कैसे? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ गई या कम हो गई? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ गई या कम हो गई? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इंक्रीज और रिड्यूस्ड?
इंक्रीज। अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ गई तो ऑक्सीजन के कंजप्शन की रेट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ गई तो ऑक्सीजन के कंजप्शन की रेट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बता रही है? इस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बता रही है? इस कर्व की स्लोप। इसका मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इस कर्व की स्लोप बढ़ जाएगी। इट्स स्लोप विल इंक्रीज। मैंने नहीं बढ़ाई है, बढ़ जाएगी, क्योंकि इस कर्व की स्लोप क्या बता रही है? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बता रही है। इसका मतलब कर्व शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। दिस कर्व विल बी डिस्प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा, अगर ऑक्सीजन के कंजप्शन की रेट बढ़ गई तो सेम टाइम में ज्यादा कंज्यूम होगा ऑक्सीजन या कम कंज्यूम होगा? अगर ऑक्सीजन के कंजप्शन की रेट बढ़ गई तो सेम टाइम में ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा या कम ऑक्सीजन कंज्यूम होगा? ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, यानी इस कर्व की वाई ऑर्डिनेट बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे और अपवर्ड। टू चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस कर्व। दो चेंज मिलेंगे आपको इस कर्व के अंदर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टू चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड। तो दो चेंज मिलेंगे इसके अंदर एक साथ। पहला, एक तो कर्व शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड साइड पे। दूसरा, कर्व शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड पे। इसको चेक कर सकते हो कि सेम टाइम टी पे, तो सेम टाइम टी पे, तो इन सेम टाइम टी, तो सेम टाइम टी जब हमारा टेम्परेचर T1 था, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई? ऑक्सीजन कंज्यूम हुई बीओडी टी T1। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हुई। ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज मोर, तो बीओडी टी T2। तो टेम्परेचर के बढ़ने से सेम टाइम पे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होने लग जाती है। मोर ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। तो पहले हम वेरिएशन देख रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में, अब हमने वेरिएशन देखी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। जब एक बात को समझ रहे थे दूसरी बात को कांस्टेंट रखा। प्रैक्टिकली दोनों चीजें एक साथ चेंज होंगी, और जब दोनों चीजें एक साथ चेंज होंगी आपको रिजल्ट या तो मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा या रिजल्ट ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा, और यू हैव टू कैलकुलेट दिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अमर पूछ रहे हैं सर इज दिस कोर्स फ्री? नहीं, कोर्स फ्री नहीं है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। कोर्स इज नॉट फ्री। फ्री में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। तो अगर आपके पास टाइम है तभी बात समझ में आएगी। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए, सो हाउ बीओडी वेरीज विद टाइम, दैट वी हैव डिस्कस। बीओडी कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बीओडी की वैल्यू कितनी होती है? सो व्हाट इज बीओडी, हाउ टू फाइंड बीओडी, बीओडी कैसे निकाली जाती है, बीओडी कैसे वेरी करती है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब बीओडी की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट द वैल्यू ऑफ बीओडी, अब उसकी बात करते हैं। सो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ बीओडी, सो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ बीओडी, सो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ बीओडी, सो बीओडी 5 at 20 degree Celsius. So BOD 5 at 20 degree Celsius for municipal sewage, is in the range of 100 to 500 milligram per liter. तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ बीओडी इज गिवन टू यू। बीओडी की स्टैंडर्ड वैल्यू दी है आपको। तो म्यूनिसिपल सीवेज के लिए बीओडी 5 20 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं और जिसको हम कैसे निकालते हैं उसका टेस्ट आपको कल बताया था, होती है 100 से लेके 500 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में। इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इफ आई से बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 300 मिलीग्राम पर लीटर, तो अगर मैं ये बोलूं बीओडी 5 20 डिग्री पे 300 मिलीग्राम पर लीटर है, इस बात का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इस बात का मतलब ये है, in 1 liter of water, so in 1 liter of water, oxygen required for decomposition of, so oxygen required for decomposition of biodegradable organic matter during 5 days at 20 degree Celsius is 300 milligram. तो इस बात का मतलब ये है कि 1 लीटर पानी में 5 दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम होगी 300 मिलीग्राम।
तो इसका मतलब बीओडी इंडिकेटर है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का। अगर यही बीओडी 300 की जगह 400 निकल के आती, इसका मतलब हमारे सिस्टम में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। तो बीओडी बिकम्स द इंडिकेटर ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो अभी तक इसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस अप टिल नाउ फॉर एनीवन? So what is the standard value of BOD? That is given to you. Standard value कितनी होती है BOD की वो आपको बता दी है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? क्लियर है यहां तक की कहानी? चलिए अब इसको और आगे लेके जाते हैं। अभी तक हमने जो भी वेरिएशन देखी BOD की वॉज नॉट द कंप्लीट वेरिएशन। अभी तक हमने जो भी वैल्यू देखी BOD की, इट वॉज नॉट द कंप्लीट वेरिएशन। ये कंप्लीट वेरिएशन नहीं था। तो दिस वॉज नॉट द कंप्लीट वेरिएशन ऑफ BOD। अब कंप्लीट वेरिएशन कैसे होती है BOD की, अब इसको स्टडी करते हैं। नाउ विल स्टडी दिस। सो विल स्टडी द कंप्लीट वेरिएशन ऑफ BOD नाउ। तो अगर एक्चुअल वेरिएशन देखी जाए BOD की, तो अगर एक्चुअल वेरिएशन देखी जाए BOD के टाइम के रिस्पेक्ट में, इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ये एक्चुअल वेरिएशन होती है BOD के टाइम के रिस्पेक्ट में। व्हेन वी स्टडी BOD विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन एक्चुअल द वेरिएशन कम्स आउट टू बी समवॉट लाइक दिस। तो ये वेरिएशन BOD का निकल के आता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो द एक्चुअल वेरिएशन ऑफ BOD विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑब्जर्व टू बी समवॉट लाइक दिस। तो ये एग्जैक्ट वेरिएशन है BOD के टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम एग्जैक्ट वेरिएशन देख ही नहीं रहे थे। नाउ आई हैव रेफर्ड द एग्जैक्ट वेरिएशन ऑफ BOD विद टाइम। ये एग्जैक्ट वेरिएशन निकल के आई है BOD के टाइम के रिस्पेक्ट में। अब क्या है ये एग्जैक्ट वेरिएशन, इसको पहले मार्क कर लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट स्टेज BOD। So this is first stage BOD और कार्बोनेशियस BOD। फर्स्ट स्टेज BOD और कार्बोनेशियस BOD, इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेज BOD और कार्बोनेशियस BOD। द सेकंड इज टर्म्ड एज सेकंड स्टेज BOD। तो सेकंड स्टेज BOD और नाइट्रोजनस BOD। सो सेकंड स्टेज BOD और नाइट्रोजनस BOD। दिस इज टर्म्ड एज सेकंड स्टेज और नाइट्रोजनस BOD। अब ये है क्या फर्स्ट स्टेज BOD, सेकंड स्टेज BOD? इसको समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज BOD। अगर वॉइस लैग कर रही है, एक बार अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लीजिए। इफ द वॉइस इज लैगिंग, रिफ्रेश योर सिस्टम। अगर कोई साउंड का लैग होता है तो यहां पर मेरे पास भी आ जाता है। तो अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो उसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। रिफ्रेश योर सिस्टम। सो दिस इज BOD फर्स्ट स्टेज, दिस इज BOD सेकंड स्टेज। अब BOD फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ BOD फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज? विल ट्राई टू रेफर दिस पॉइंट। अब इसको रेफर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज BOD क्या है? शुरुआत के कुछ दिनों तक देख, चेक करना है इसको। शुरुआत के कुछ दिनों तक, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज की वैल्यू लिखी हुई है 20 डेज। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज वॉट एवर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड फ्रॉम द सिस्टम, शुरुआत के कुछ दिनों में जितनी भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है सिस्टम में से, is being utilized for the decomposition of carbonaceous organic matter. For the initial few days की वैल्यू है 20. For the initial few days, oxygen consumed is utilized for the decomposition of carbonaceous organic matter. And once carbonaceous organic matter is almost completely decomposed, और इस almost की वैल्यू आपने निकाल ली है, BOD 20 आ रही थी 99.6। जब 99.6% कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन विच इज कंज्यूम्ड फ्रॉम अवर सिस्टम इज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर नोन एज सेकंड स्टेज BOD और नाइट्रोजनस BOD। तो शुरू के कुछ दिनों तक ऑक्सीजन कंज्यूम होती है कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। जब ये ऑलमोस्ट पूरा डिकम्पोज हो जाता है, फिर ऑक्सीजन कंज्यूम होती है नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, नोन एज नाइट्रोजनस BOD और सेकंड स्टेज BOD। अब ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट हैपेंस सो? दोनों के दोनों ऑर्गेनिक मैटर एक साथ पानी में है। बोथ ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली इन द वाटर, बट व्हाई दे आर गेटिंग डिकम्पोज एट डिफरेंट टाइम? ये अलग अलग टाइम पे क्यों डिकम्पोज हो रहे हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये अलग अलग टाइम पे डिकम्पोज हो ही नहीं रहे। दे आर नॉट गेटिंग डिकम्पोज एट डिफरेंट टाइम, दे आर गेटिंग डिकम्पोज बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो ये अलग अलग टाइम पे डिकम्पोज नहीं हो रहा है, ये सेम टाइम पे डिकम्पोज हो रहा है, पर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। कौन? Decomposition of carbonaceous organic matter is being done by the microorganisms which are known as heterotrophs. So known as heterotrophs. And decomposition of nitrogenous organic matter is being done by the microorganisms which are known as autotrophs. So known as autotrophs. तो हेट्रोट्रॉप्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर को। कहने का मतलब है दे विल डायरेक्टली कंज्यूम कार्बन फ्रॉम कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर। तो हेट्रोट्रॉप डायरेक्टली ऑर्गेनिक कार्बन को यूज करता है कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर। ऑटोट्रॉप्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूजेस इनऑर्गेनिक कार्बन। तो इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कार्बन है, पर ये यूज करता है इनऑर्गेनिक कार्बन को। टू बी मोर प्रिसाइज, इट यूटिलाइज द कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन यूटिलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। और ऑटोट्रॉप को अगर कार्बन यूटिलाइज करनी है कार्बन डाइऑक्साइड से, ही हैज टू ब्रेक 2 डबल बॉन्ड। इसको 2 डबल बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं और वो भी कोवेलेंट बॉन्ड है। कहने का मतलब ये है टू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड एंड टू कंज्यूम कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड विल रिक्वायर मोर टाइम, विल रिक्वायर मोर एनर्जी। हेंस हेट्रोट्रॉप्स आर मोर कॉम्पिटिटिव देन ऑटोट्रॉप। इसलिए हेट्रोट्रॉप ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं ऑटोट्रॉप से। तो ऑटोट्रॉप कार्बन को यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और फिर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं इसमें से नाइट्रोजन निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि पहले कार्बोनेशियस डिकम्पोज होती है बाद में नाइट्रोजनस डिकम्पोज होती है। दोनों की डिकम्पोजिशन एक साथ स्टार्ट होती है t इक्वल टू 0 पे। डिकम्पोजिशन ऑफ बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट t इक्वल टू 0। फर्क बस ये है कि जब तक हेट्रोट्रॉप अपना 90% काम खत्म कर चुका होता है या 99% काम खत्म कर चुका होता है, तब तक ऑटोट्रॉप इसमें से कार्बन ही निकाल रहा होता है। तो द टाइम अप टू विच कार्बन इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ऑटोट्रॉप, अप टू दैट टाइम almost 99.96% of the work is completed by heterotroph. इसीलिए शुरुआत की मेजरली जो भी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है इज डन बाय द हेट्रोट्रॉप। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर ऑलमोस्ट पूरा डिकम्पोज हो गया, अब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं ऑटोट्रॉप। इसीलिए हमें ये वेरिएशन मिलती है बीओडी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर हमने इसको पहले क्यों नहीं कंसीडर किया? इसको हमने पहले इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि नाइट्रोजनस बीओडी का मैग्नीट्यूड कार्बोनेशियस बीओडी के सामने बहुत छोटा होता है। Since the magnitude of nitrogenous BOD is much smaller than that of the carbonaceous BOD, प्रैक्टिकली हम इसे कंसीडर करते ही नहीं है, पर थ्योरेटिकली आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थ्योरेटिकली यू शुड नो अबाउट दैट नाइट्रोजनस BOD also exist but not being considered practically. क्लियर? अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। अब जाके पूरी BOD खत्म हुई है। Now the entire BOD is being completed. So it is the most important water quality parameter. ये सबसे important waste water quality parameter है हमारा। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी BOD में से। So you're done with all the aspects of BOD. जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं BOD के सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हमने। अब इसको अप्लाई करके बताइए। अप्लाई दिस कंसेप्ट नाउ। अब प्रॉब्लम रेफर करो इसके ऊपर। रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। ऑटोट्रॉप्स कंज्यूम्स नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर। ऑटोट्रॉप कंज्यूम करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर में से। चलिए रेफर करते हैं उस पूरी कहानी को। विल रेफर द एंटायर स्टोरी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए इसके ऊपर। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन दिस। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? लेट अस सपोज फॉर अ पर्टिकुलर sample of sewage, for a particular sample of sewage, for a particular sample of sewage, for a particular sample of sewage,
or a particular sample of sewage, BOD4 at 20 degrees Celsius, BOD4 at 20 degrees Celsius is 100 milligram per liter, and BOD2 at 20 degrees Celsius is 50 milligram per liter, is 50 milligram per liter. Compute deoxygenation constant. Compute deoxygenation constant. Compute deoxygenation constant at 30 डिग्री सेल्सियस. सर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर सेम ही होता है क्या? कहां से सेम होगा? आपके खुद स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. जब बोल रहे हो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, तो जब उसको ऑर्गेनिक मैटर बोल दिया तो वो इनऑर्गेनिक मैटर कैसे हो जाएगा? खुद सवाल में जवाब दे रहे हो. क्या सर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर होता है क्या? जब आप उसको ऑर्गेनिक मैटर बोल रहे हो तो वो इनऑर्गेनिक मैटर कैसे हो जाएगा? So read the problem, calculate. देखिए क्या पूछा. क्या कंफ्यूजन है? ऑनेस्ट, व्हाट द कंफ्यूजन? आ रहा किसी का रिजल्ट? व्हाट द रिजल्ट कमिंग आउट? पॉइंट 268. सबका अलग अलग आ रहा है. वन 1.097. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट. सो BOD4 इज गिवन. सो BOD4 एट 20 डिग्री सेल्सियस. सो BOD4 की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस पे. सो BOD4 at 20 degree Celsius will be equal to what? L naught into 1 minus. So L naught into 1 minus e raised to power minus k. So minus k at 20 degree Celsius into 4. Its value is given to be 100. उसी तरीके से BOD2 at 20 degree Celsius is given. L naught into 1 minus e raised to power minus k at 20 degree Celsius into 2. This value is given to be 50. ये वैल्यू आपको 50 दे रखी है. अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है?
आपसे वैल्यू पूछी है के की पूछे 30 डिग्री पे, तो पहले के निकालना पड़ेगा 20 डिग्री पे, डिवाइड कर दो दोनों रिलेशन को, बोथ द रिलेशंस आर अवेलेबल, सो फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 what can be referred, so 1 and 2 दोनों को डिवाइड करते हैं, so 1 minus e raised to the power, so 1 minus e raised to the power minus k at 20 into 4 upon 1 minus e raised to the power 1 minus e raised to the power minus k at 20 degree Celsius into 2, this is equal to 100 by 50, तो ये 100 by 50 निकल के आ गया। इसमें आप क्या कर सकते हो, here you can assume, so you can assume, क्या अज्यूम कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि e raised to power minus k, so e raised to power minus k at 20 degree Celsius into 2 is equal to x। अगर मैंने इसको x मान लिया, ये क्या लिखा हुआ है, if this is x written, ये क्या लिखी हुई है वैल्यू, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, अगर इस पूरी वैल्यू को x मान लिया तो ये 2x लिखा हुआ है, वो देखो कौन है 1 माइनस 2x, श्रेया मिश्रा, ये 2x लिखा हुआ है। अगर e रेस टू पावर माइनस के एट 20 इंटू 2 को मैंने x मान लिया तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है, हे भगवान, ये वैल्यू x स्क्वायर लिखी हुई है, दिस वैल्यू इज x स्क्वायर, इसका मतलब आप बोल सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो, रिलेशन बन गई क्वाड्रेटिक, x के रूट निकाल के बताओ क्या आ रहे हैं, कितनी आ रही वैल्यू x की, विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा, तो ये क्या बात हुई, मतलब डाउट क्या, विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व होगा, सवाल में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट किसमें है, विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व होगा, व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट, x comes out to be 1, so x comes out to be 1, यही वैल्यू आ रही है इसकी, चलो x comes out to be 1, तो इसका मतलब ये हुआ e raised to power minus k at 20 degree Celsius into 2 is equal to 1, so what is k at 20 degree Celsius, what is k at 20 degree Celsius, k की वैल्यू कितनी आ रही है 20 डिग्री सेल्सियस पे, सर क्या कह रहे हैं, 1 माइनस एक्स जीरो होगा ना, 1 माइनस एक्स जीरो होगा, 1 माइनस एक्स जीरो क्यों होगा, 1 माइनस एक्स जीरो क्यों होगा, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्यों बता रहे हो, सर डिवाइड में जीरो बन गया, डिवाइड में जीरो बन गया, तो डिवाइड में जीरो बन गया, तो सॉल्व करके बताओ, रिलेशन तो आप निकाल के बता रहे हैं, एक्स का और कौन सा रूट आ रहा है, व्हाट द सेकंड रूट ऑफ द एक्स कमिंग आउट, और कोई रूट है इसका, इज देयर एनी अदर रूट ऑफ एक्स, प्लस माइनस 1 है, तो एक्स की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस 1, तो जब 1 रखी तो वैल्यू नहीं निकल के आ रही है, 1 रखी ये वैल्यू नहीं निकल के आ रही है, इसका मतलब कौन सी वैल्यू रखोगे, -1, के की वैल्यू कितनी आ रही है 20 पे, then what is the value of k at 20 coming out, k की वैल्यू एट 20 is coming out to be how much, गलत बता रहा है, ये कौन गलत बता रहा है, -1 गलत है, रूट्स भी नहीं बता रहे।
ओनली रूट इज 1, -1 नहीं आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है, -1 इज नॉट कमिंग, सो -1 नहीं आ रहा है, तो एक ही रूट आ रहा है, सो ओनली रूट इज 1। तो x की वैल्यू 1 निकल के आ गई, x की वैल्यू 1 निकल के आ गई, तो k at 20, व्हाट अबाउट k at 20, 0 हो गया k at 20, k at 20 0। एक कोई इसका रूट 0 बता रहा है, समवन इज सेइंग कि रूट इज इक्वल टू 0। इसको रुको, मुझे सॉल्व करके लिखने दो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये रिलेशन बन गई है, दिस इज रिलेशनशिप। तो इसको अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनाऊं तो उसको मैं एक्स स्क्वायर गया उधर, एक्स स्क्वायर उधर गया, +2 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब निकाल लो जो भी रूट निकल के आ रहा है। तो x का होल स्क्वायर निकल के आ गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकल के आ गया, तो a स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वैल्यू निकल के आ रही है, तो वैल्यू क्वेश्चंस में गलत होगी, वो इमटेरियल है, दैट इज इमटेरियल। आर्बिट्री डेटा दिया हुआ था मैंने आपको, आर्बिट्री डेटा वाज गिवन टू यू। तो x की वैल्यू 1 निकल के आ रही है, x की वैल्यू 1 निकल के आ रही है। अगर यहां से x की वैल्यू 1 निकल के आ रही है, हमारा रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा, डाटा चेंज कर देंगे, विल चेंज द डाटा, नो इशू। तो डाटा कैन बी चेंज्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? अगर मान लो ये x की वैल्यू 1 ही आ जाती है, डाटा में इशू है, देयर इज सम इशू इन द डाटा, इसको सॉल्व करके मैं निकाल लेता, क्या और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? इज देयर एनी अदर मेथड टू सॉल्व दिस? क्या और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? ये क्या किया है? ये क्या किया है पीछे? ये कौन है देखना, वो गोविंद मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको अभी, गोविंद अभी मैं पीछे वो शो नहीं कर रहा हूं जो आपने पीछे लिख के दिया है। आपने जो पीछे लिख के दिया है वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ, इमेज दिखाइए। अच्छा इमेज दिखाऊं, सब बच्चे बोल रहे हैं इमेज दिखाओ, लो इमेज दिखा रहा हूँ, सीधी इमेज। ये इमेज है, तो e रेस टू पावर माइनस के एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 2 को इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, e रेस टू पावर माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इंटू ई रेस टू पावर -2। पावर्स तो ऐड हो जाती है बेटा, ये मल्टीप्लाई में पावर, तो इसलिए दिखा नहीं रहा था मैं, hence I was not showing this। क्या और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? इज देयर एनी अदर मेथड अवेलेबल टू सॉल्व दिस? अभी तो डाटा इनकंसिस्टेंट है, करंट सिचुएशन में डाटा इज इनकंसिस्टेंट, तो डाटा तो मैं चेंज करके आंसर निकाल लूंगा, पर इन जनरल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? इज देयर एनी अदर मेथड टू सॉल्व दिस? लॉग ले लो दोनों तरफ। हाँ हिट एंड ट्रायल तो है, हीट एंड ट्रायल नहीं होता है एसएम रहमान, इट इज नॉट हीट एंड ट्रायल, इट इज हिट एंड ट्रायल। सबको क्या हो गया आज? तो हिट एंड ट्रायल होता है। सो एक तो मेथड है दोनों तरफ लॉग ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, तो दोनों तरफ लॉग लो। तो अगर के की वैल्यू अभी डायरेक्टली नहीं निकल के आ रही है, अगर के की वैल्यू कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, तो अगर के की वैल्यू अभी डायरेक्टली नहीं निकल के आ रही है, टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ लॉग लो फिर डिफरेंशिएट कर दो, देन डिफरेंशिएट इट। तो टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स देन डिफरेंशिएट इट, फिर डिफरेंशिएट करके निकाल लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, एक्स की वैल्यू अगर 1 आ रही है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो वैल्यू पुट कर करके निकालने पड़ेंगे। यू हैव टू पुट दी वैल्यूज एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट दी ऑप्शंस।
तो एक तरीका तो ये है। तीसरा तरीका ये है जो उन्होंने बताया, हिट एंड ट्रायल वाला। तो थर्ड ऑफ द मेथड इज यूजिंग हिट एंड ट्रायल। तो तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक, हिट एंड ट्रायल से वैल्यू डाल डाल के चेक करो। दूसरा दूसरा मेथड जो अवेलेबल है वो ये मेथड अवेलेबल है कि लॉग लो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इट, आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। हाँ, आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, तो आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस निकाल सकते हो आप। तो अभी जो मैंने आपको डेटा दिया है वो इनकंसिस्टेंट है। तो जब मैं के की वैल्यू निकालूंगा 20 डिग्री पे, जब मैं के की वैल्यू निकालूंगा 20 डिग्री पे, जो भी निकल के आती है एक्स, हाउ यू विल फाइंड के एट 30? के एट 30 कैसे निकालेंगे? के एट 30 विल बी इक्वल टू के एट 20 into 1.047 raised to the power 30 minus 20. This will give you the value of k at 30. तो ये बताओ कि शुरू में जो ये लोग वैल्यू मुझे k की निकाल के दे रहे थे, वो कैसे निकाल के दे रहे थे? कि शुरू में बहुत लोगों ने आंसर दिया था k का, वो कैसे निकाला था आंसर? ये जो आंसर आ रहे थे 0.99, राजेश ने निकाला था 0.99, फिर और भी लोगों ने आंसर निकाला हुआ था शुरू में। जरा देखने दो कौन कौन थे ये। हाँ, 1.097, अनवर, चीनू, अलका गुप्ता, विनायक मिश्रा, राजेश्वर, इन सबने के निकाल भी लिया था। गोविंद 0.259, 0.253, ये कैसे निकाले थे आप सबने आंसर? ये हाउ यू फाउंड दिस आंसर? ये आंसर कैसे कैलकुलेट कर लिया था आपने? हीट मेथड से? अच्छा, सो हीट मेथड से आंसर निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ, रॉन्ग कैलकुलेशन, सबकी रॉन्ग कैलकुलेशन आ रही थी, और जितने लोग थे सब रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे थे। चलिए ठीक है। So we are done with all the aspects of your BOD. Tomorrow we'll complete quality of wastewater. कल हम quality of wastewater complete कर लेंगे। So tomorrow we'll complete the quality of wastewater. फिर उसके बाद परसों स्टार्ट कर देंगे हम डिस्पोजल ऑफ सीवेज। किसी ने सवाल भेजा है यहाँ पे, ये क्या भेजा है? नहीं, गोविंद ने वापस भेजा है। सो गोविंद ने वापस भेजा है। गोविंद, क्या किया है आपने? व्हाट हैव यू डन दिस गोविंद? मेरे को लिख रहा था 1 माइनस ई रेस पर माइनस के एट 20 इंटू 2। अब आपने ये क्या लिखा है? 1 माइनस ई रेस पर माइनस के एट 20 इंटू 2। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? ई रेस पर किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है गोविंद? ये चीज क्या क्या लिख दी है यहाँ पे? शेड्यूल सेम है दोनों जगह, 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में क्लास होती है। अपना इक्वेशन लिख रहे थे सर, क्विज का सॉल्यूशन भी डलवा दिया जो कीजिए। ठीक है, क्विज के सॉल्यूशन भी डलवा देंगे, आज से सॉल्यूशन डलवा दूंगा क्विज पे। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। डिपेंड करेगा आप कितना पढ़ाने देते हो एक क्लास में, तो सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। सिलेबस विल बी कवर्ड, सिलेबस कवर कर देंगे। हाँ, क्विज ग्रुप पे चल रही है, क्विज ग्रुप पे होगी 9:30 पे। लिंक शेयर कर देता हूं मैं आपको, आई एम शेयरिंग द लिंक। तो 9:30 पे होगी क्विज, आई एम शेयरिंग द लिंक। आज मैं सॉल्यूशन भी शेयर करा दूंगा। जिन्होंने क्विज को अटेंड करना है, लिंक शेयर कर दिया मैंने उसके लिए। आई शेयर द लिंक। एक मिनट, टैग तो करने दो। पिन कर दिया मैसेज। चलो, पिन कर दिया मैंने, आई पिन द लिंक। हाँ, क्विज को सब्जेक्ट वाइज कर दिया है, आई डन द क्विज सब्जेक्ट वाइज। चलिए, थैंक यू एवरीवन, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। कल सेम टाइम पे मिलेंगे।